क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं और वैद्युत अपघट्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एक लाइन उत्तर को अपने कॉपी में नोट भी कीजिएगा और समझ करके अच्छे से क्या कीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिए। तो वैद्युत अपघट्ट की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। सुचालक की भांति मतलब सुचालक क्या होते हैं? जिसमें आवेश का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। यह कल के वीडियो में बताया गया था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, जल में क्या करेंगे, घोलने पर वे सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, यह नोट कर लीजिए। परिभाषा एक बार और समझ लीजिए। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, वे पदार्थ जो जल में क्या करेंगे, घोलने पर सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा है। इस परिभाषा को आप लोग नोट कर लेंगे तो क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्ट के प्रकार। वैद्युत अपघट्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। वैद्युत अपघट्ट के प्रकार कितना है? तो वैद्युत अपघट्ट के प्रकार जो हैं 2 हैं। तो दोनों का नाम अब नोट करेंगे और दोनों का जो है परिभाषा को अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको क्या हो, याद हो जाए। तो ऐसे परिभाषा को, यहाँ परिभाषा को हम बनाना सिखाएंगे। परिभाषा बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आप खुद बना लेंगे। तो वैद्युत अपघट्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ नीचे लिख देंगे वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम अब नोट करेंगे। पहला का नाम है प्रबल। याद रखेंगे क्या रहेगा, प्रबल। और दूसरा का नाम रहेगा दुर्बल। प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। पहले का नाम क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। यह पहले का नाम है। तो पहले का नाम याद हो गया होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। अब दूसरे का नाम क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। अब परिभाषा किसका याद करेंगे, तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट का परिभाषा को याद करेंगे। अगर प्रबल वैद्युत अपघट्ट का परिभाषा याद हो गया तो समझिए किसका परिभाषा बना लेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का परिभाषा आप लोग खुद बना लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है परिभाषा में। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट की परिभाषा होगा, ऐसे वैद्युत अपघट्ट जो जल में घोलने पर 100% आयनित हो जाते हैं। वे वैद्युत अपघट्ट जो क्या जल में घोलने पर कितने परसेंट, 100% आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ऐसे वैद्युत अपघट्ट
ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में घोलने पर 100% आयनित हो जाती हैं 100% आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल क्या कहेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अर्थात इनकी आयनन क्षमता, अर्थात लिख सकते हैं इनकी आयनन क्षमता उच्च होती हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य का परिभाषा तो बहुत आसान है। ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में घोलने पर 100% आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अर्थात इनकी आयनन जो क्षमता होती हैं वो क्या होती हैं? उच्च होती हैं। तो परिभाषा बहुत आसान है। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य का परिभाषा बनाना हो तो बस इसी परिभाषा को लिखना है। बस यहाँ क्या लिखा गया है? 100% आयनित होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 100% आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। कितना आसान है। इसी परिभाषा को आप नीचे लिख सकते हैं और परिभाषा में थोड़ा सा क्या करेंगे? परिवर्तन कर देंगे। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की परिभाषा अब यहाँ बनाया जाएगा। तो परिभाषा को आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है? ध्यान देना है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की परिभाषा अब यहाँ नोट किया जाएगा। अब परिभाषा को क्या लिखेंगे? ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में घोलने पर, जल में क्या करने पर? घोलने पर 100% आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो प्रबल की परिभाषा और दुर्बल की परिभाषा क्या है? बहुत आसान है। बस प्रबल में क्या बोला गया था? 100% आयनित हो जाते हैं। और दुर्बल में क्या लिखना है? 100% आयनित नहीं होते हैं। अर्थात इनकी आयनन क्षमता इसके पहले भी इसमें पढ़े थे। आयनन क्षमता उसमें क्या होती है? उच्च होती है। इसमें आयनन क्षमता क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं। आयनन क्षमता बहुत क्या होंगी? कम होंगी। बहुत कम होती हैं।
तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में क्या अंतर है, तो अंतर समझ लीजिए। प्रबल वैद्युत अपघट्ट में क्या है, 100% आयनित होते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में 100% आयनित नहीं होते हैं। और इसमें इसकी आयनन माने प्रबल वैद्युत अपघट्ट के आयनन क्षमता जो होती क्या होती हैं, उच्च होती हैं। और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनन जो क्षमता होती हैं क्या होती हैं, कम होती हैं। तो दोनों का अंतर भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा क्या है, और इसका भी परिभाषा जो है सूत्र से परिभाषा को बनाया जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा से आप क्या समझते हैं, तो वियोजन की मात्रा जो है सूत्र इसका अगर याद है तो इसकी परिभाषा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कि वियोजन की मात्रा से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर बन जाएगा। बस क्या याद करना है, इसका फार्मूला वियोजित मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, बस दो चीज़ को ध्यान देना है, वियोजित मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे वियोजन है तो क्या लिखेंगे, वियोजित, वियोजित मोलों की संख्या, वियोजित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, वियोजित मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, संख्या के अनुपात को, संख्या के अनुपात को वियोजन की संख्या कहते हैं। वियोजन की संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कितना आसान है। वियोजित मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसे, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे सूत्र लिख देंगे कि अल्फा या वियोजन की मात्रा बराबर लिख सकते हैं या अल्फा बराबर लिख सकते हैं। अल्फा बराबर होता है वियोजित मोलों की संख्या, वियोजित मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, बटा क्या होता है, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो परिभाषा जो बना है इसी सूत्र से आप परिभाषा को बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा और परिभाषा जो है बन भी जाएगा। कैसे, तो अब यहाँ से बोलेंगे वियोजित मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहते हैं, के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है। वियोजन की मात्रक जो होता है यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि माना जाता है। तो कितना आसान परिभाषा है, इसी में परिभाषा सूत्र में ही छिपा है। तो परिभाषा बनाना आप लोग क्या कीजिए, सीखते रहिए और इसको याद भी करते रहिए। अब हम लोग सीखेंगे वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो वियोजन की जो मात्रा है इसको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं निम्न है। क्रमशः एक एक चीज़ को हम लोग जानकारी रखेंगे। अब यहाँ नोट करेंगे वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक,
करने वाले कारक। तो वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? तो वियोजन के प्रभावित करने वाले कारक जो हैं निम्न हैं। पहला समझेंगे क्या है। तो पहला जो है तनुता का प्रभाव। क्या है? तनुता का प्रभाव। तनुता का प्रभाव। तनुता का प्रभाव। अब यहाँ लिखेंगे तनुता बढ़ाने पर, याद रखेंगे तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर, बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। तनुता बढ़ाने पर किसकी मात्रा? वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती हैं। तो पहला जो है तनुता का प्रभाव क्या है? तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। या तनुता घटाने पर वियोजन की मात्रा क्या होती हैं? घट जाती हैं। बढ़ाने पर बढ़ेगी, घटाने पर घटेगी। तो यह दो आपका जो यहाँ नियम समझ में आप लोग को आ गया होगा। तनुता बढ़ाने पे क्या होगा? वियोजन बढ़ेगा। तनुता घटाने पर घटेगा। अब यहाँ दूसरा जो जानेंगे इसका प्रभाव क्या है। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। अब ताप का क्या प्रभाव है? जो वियोजन की मात्रा है वो ताप पर क्या प्रभाव डालती है? तो यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ाने पर, लिखेंगे यहाँ पर ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है, श्यानता घटती हैं, श्यानता घटती हैं। इसलिए वियोजन, इसलिए वियोजन की मात्रा, इसलिए वियोजन की मात्रा बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ताप पे क्या प्रभाव पड़ा? ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती हैं, इसलिए वियोजन की मात्रा क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। तो दो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। पहला तनुता का प्रभाव, तनुता बढ़ाते हैं तो वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और इसमें ताप में क्या होता है? ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता घटती है, इसलिए वियोजन की मात्रा क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम आयन प्रभाव। तीसरा हम लोग समझेंगे सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव। तो सम आयन प्रभाव पर क्या प्रभाव होता है वियोजन की? तो किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में, ध्यान देना है इसमें जो है प्रबल, ये क्रिया जो होता है सम आयन प्रभाव, यह जो होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट में नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में समान आयन मिलाने पर इनके आयनन की मात्रा घट जाती हैं। इस घटना को क्या कहेंगे? सम
आयन प्रभाव कहा जाता है, सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट में समान आयन मिलाते हैं तो उनके आयनन की मात्रा क्या होती हैं, घट जाती हैं। इस घटना को सम आयन प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव केवल, याद रखेंगे, किस में होता है, केवल दुर्बल वैद्युत अपघट, केवल दुर्बल वैद्युत अपघट पर लागू होता है, वैद्युत अपघट पर लागू होता है। तो यह जो सम आयन जो प्रभाव होता है वह केवल किस पे लागू होता है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट पर लागू होता है। तो सम आयन प्रभाव भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें जैसे यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल में सोडियम एसीटेट मिलाने पर इसकी आयनन की मात्रा घट जाती हैं। तो जब एसिटिक अम्ल में सोडियम एसीटेट को जब मिलाया जाता है तो उसकी आयनन की जो मात्रा होती हैं वो क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यह सब क्या था, यह सब वियोजन के मात्रा को प्रभावित करने वाले क्या थे, कारक थे। तो इस कारक को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यह कई साल परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आज का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और प्रतिदिन एक नोट्स आप लोग बनाते चलिए, जिससे आपको क्लास 12 का रसायन विज्ञान क्या हो जाए, आसान हो जाए।